छाया दास। अध्याय 1। दुःस्वप्न शुरू होता है। पीली त्वचा और आंखों के नीचे काले घेरे वाला एक कमजोर दिखने वाला युवक पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगी बेंच पर बैठा था। वह अपने हाथों में कॉफी का कप ले रहा था। उसके जैसे सस्ते सिंथेटिक प्रकार के स्लम चूहों की पहुंच नहीं थी, बल्कि असली सौदा था। पौधे आधारित कॉफी का यह कप, जो आमतौर पर केवल उच्च रैंक के नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है, उसकी अधिकांश बचत खर्च हो गई थी। लेकिन इस खास दिन पर सनी ने खुद को पैम्पर करने का फैसला किया। आखिरकार उसका जीवन समाप्त हो रहा था। शानदार पेय की गर्माहट का आनंद लेते हुए उसने कप उठाया और सुगंध का स्वाद लिया। फिर अस्थायी रूप से उसने एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत मुंह बना लिया। आह, बहुत कड़वा। कॉफी के कप को तीव्र रूप देते हुए सनी ने आह भरी और खुद को कुछ और पीने के लिए मजबूर किया। कड़वा हो या नहीं, वह अपने पैसे के लायक पाने के लिए कृत संकल्प था। स्वाद कलिकाओं को धिक्कार है। इसके बजाय मुझे असली मांस का एक टुकड़ा खरीदना चाहिए था। कौन जानता था कि असली कॉफी इतनी घृणित है। अच्छा, कम से कम यह मुझे जगाए रखेगी। वह ऊँघते हुए दूर तक देखता रहा और फिर जागने के लिए अपने चेहरे पर तमाचा मारा। क्या धोखा है। सनी ने सिर हिलाते हुए और गालियां देते हुए कॉफी खत्म की और उठ खड़ा हुआ। शहर के इस हिस्से में रहने वाले अमीर लोग अजीब भावों से उसे घूरते हुए काम पर जाते हुए छोटे से पार्क के पास से निकल रहे थे। अपने सस्ते कपड़ों में और नींद की कमी के कारण अस्वस्थ रूप से पतला और पीला दिखने वाला सनी वास्तव में अपनी स्थिति से बाहर था। साथ ही हर कोई बहुत लंबा लग रहा था। उन्हें थोड़ी ईर्ष्या से देखते हुए उसने कप को कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे लगता है कि दिन में 3 बार पूरा भोजन आपके लिए यही होगा। कप बड़े अंतर से डिब्बे से छूट गया और जमीन पर गिर गया। सनी ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई, आगे बढ़ा और उसे उठाया और ध्यान से कूड़ेदान में डाल दिया। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वह सड़क पार कर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। अंदर एक थके हुए दिखने वाले अधिकारी ने उस पर एक नजर डाली और स्पष्ट नापसंदगी से भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम खो गए हो, लड़के? सनी ने जिज्ञासा के साथ चारों ओर देखा। दीवारों पर प्रबलित कवच प्लेटों और छत में खराब छिपे हुए बुर्ज घोंसले को देखा। अधिकारी भी कर्कश और मतलबी लग रहा था। आप जहां भी जाएं, कम से कम पुलिस थाने तो वही रहेंगे। अरे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सनी ने अपना गला साफ किया। ओह नहीं। फिर उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, तीसरे विशेष निर्देश की मांग के अनुसार मैं दुःस्वप्न मंत्र के वाहक के रूप में खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए यहाँ हूँ। अधिकारी की अभिव्यक्ति तुरंत चिढ़ से सावधान में बदल गई। उसने एक बार फिर युवक को देखा, इस बार तीव्रता से। क्या आप निश्चित हैं कि आप संक्रमित हैं? आप में लक्षण कब दिखना शुरू हुए? सनी ने कंधे उचकाए। 1 सप्ताह पहले। अधिकारी स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। मल। फिर हड़बड़ी में उसने अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और चिल्लाया, ध्यान दें, लॉबी में कोड ब्लैक। मैं दोहराता हूँ, कोड ब्लैक। दुःस्वप्न मंत्र पहली बार दुनिया में कुछ दशक पहले सामने आया था। उस समय ग्रह विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और उसके बाद संसाधन युद्धों की एक श्रृंखला से उभरना शुरू ही कर रहा था। सबसे पहले एक नई बीमारी के उद्भव ने लाखों लोगों को लगातार थकान और नींद की शिकायत की, जिसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन जब वे अप्राकृतिक नींद में सोने लगे और कई दिनों बाद भी जागने का कोई संकेत नहीं मिला, तो सरकारें अंततः घबरा गईं। निसंदेह तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि शीघ्र प्रतिक्रिया से कोई फर्क पड़ सकता था। जब संक्रमित लोग नींद में ही मरने लगे, उनके शव राक्षसों में तब्दील होने लगे, तो कोई तैयार नहीं हुआ। दुःस्वप्न प्राणियों ने तेजी से राष्ट्रीय सेनाओं पर हावी हो गए, जिससे दुनिया पूरी तरह से अराजकता में डूब गई। कोई नहीं जानता था कि जादू क्या है, इसमें क्या शक्तियां हैं और इससे कैसे लड़ना है। अंत में यह जागृत लोग ही थे जो जादू के पहले परीक्षणों से बच गए और जीवित वापस आ गए, जिन्होंने इसके प्रकोप को रोक दिया। अपने दुःस्वप्नों में अर्जित चमत्कारी क्षमताओं से लैस होकर उन्होंने शांति बहाल की और एक नई व्यवस्था की झलक दिखाई। बेशक यह जादू द्वारा लाई गई आपदाओं में से पहली थी, लेकिन जहां तक सनी का सवाल है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन पहले तक नहीं, यानी जब उसे पहली बार जागते रहने में परेशानी होने लगी थी। एक औसत व्यक्ति के लिए मंत्र द्वारा चुना जाना एक अवसर जितना ही जोखिम था। बच्चों ने स्कूल में संक्रमित होने की संभावना से बचने के कौशल और लड़ने की तकनीकें सीखीं। संपन्न परिवारों ने अपने बच्चों को सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए निजी शिक्षकों को नियुक्त किया।
जागृत कुलों के लोगों के पास शक्तिशाली विरासतों तक भी पहुंच थी, जो स्वप्न क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा में विरासत में मिली यादें और गुज का उपयोग करते थे। आपका परिवार जितना अमीर होगा, आपके जीवित रहने और जागृत बनने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन सनी के लिए, जिसके बारे में बात करने के लिए कोई परिवार नहीं था और वह अपना अधिकांश समय स्कूल जाने के बजाय भोजन की तलाश में बिताता था, स्पेल द्वारा चुने जाने से कोई अवसर नहीं मिला। उनके लिए यह मूलतः मौत की सजा थी। कुछ मिनट बाद सनी जम्हाई ले रहा था, जबकि कई पुलिसकर्मी उसे रोकने में व्यस्त थे। जल्द ही उसे एक भारी कुर्सी पर बांध दिया गया, जो अस्पताल के बिस्तर और यातना उपकरण के बीच एक अजीब मिश्रण की तरह लग रही थी। जिस कमरे में वे थे वह पुलिस स्टेशन के तहखाने में स्थित था, जिसमें मोटी बख्तरबंद दीवारें और एक भयानक दिखने वाला तिजोरी का दरवाजा था। अन्य अधिकारी हाथों में स्वचालित राइफलें और चेहरे पर गंभीर भाव लिए दीवारों के पास खड़े थे। सनी को उनकी कोई खास परवाह नहीं थी। वह केवल यही सोच सकता था कि वह कितना सोना चाहता है। आखिरकार तिजोरी का दरवाजा खुला और भूरे बालों वाला एक पुलिसकर्मी अंदर आया। उसका अनुभवी चेहरा और कठोर आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन में बहुत सारी भयानक चीजें देखी हों। संयम की जांच करने के बाद पुलिसकर्मी ने जल्दी से अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और फिर सनी की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? सनी ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए कुछ बार पलकें झपकाई, फिर असहजता से अपनी पलकें झपकाई। धूप रहित, बूढ़े पुलिसकर्मी ने भौहें चढ़ा दी। सनलेस, यह एक अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन खुद को हिलने में असमर्थ पाया। इसमें अजीब बात क्या है? कम से कम मेरे पास एक नाम है। बाहरी इलाके में हर किसी को एक नाम भी नहीं मिलता। एक और जम्हाई के बाद उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। मेरी माँ की आत्मा काव्यात्मक थी, आप देखिए। इसीलिए उसे यह अजीब सा नाम मिला और उसकी छोटी बहन को रेन कहा जाता था। कम से कम जब वह उनके साथ रहती थी। यह काव्यात्मक कल्पना का परिणाम था या साधारण आलस्य का, वह नहीं जानता था। बूढ़ा पुलिसकर्मी गुर्राया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार से संपर्क करूं? सनी ने बस अपना सिर हिला दिया। वहाँ कोई नहीं है। परेशान मत हो। एक क्षण के लिए पुलिस वाले के चेहरे पर उदासी छा गई, फिर उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ठीक है सनलेस, तुम कब तक जागते रहोगे? ज्यादा देर नहीं, पुलिस वाले ने आह भरी। तब हमारे पास पूरी प्रक्रिया के लिए समय नहीं है। जब तक आप कर सकते हैं विरोध करने की कोशिश करें और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनें। ठीक है? प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा न करते हुए उन्होंने कहा, आप दुःस्वप्न मंत्र के बारे में कितना जानते हैं? सनी ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जितना कोई, मुझे लगता है। मंत्र के बारे में कौन नहीं जानता? वह ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप नाटकों में देखते हैं और प्रचार प्रसारण में सुनते हैं। मेरा मतलब है कि आप वास्तव में कितना जानते हैं। इसका उत्तर देना कठिन प्रश्न था। क्या मैं सिर्फ सपनों के दायरे में नहीं जाता, पहले दुःस्वप्न को पूरा करने के लिए कुछ राक्षसों को नहीं मारता, जादुई शक्तियाँ प्राप्त नहीं करता और जागृत नहीं होता? बूढ़े पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। ध्यान से सुनो। एक बार जब आप सो जाते हैं, तो आप अपने पहले दुःस्वप्न के अंदर चले जाएंगे। दुःस्वप्न जादू द्वारा बनाए गए परीक्षण हैं। एक बार अंदर जाने के बाद आप निश्चित रूप से राक्षसों से मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से भी मिलेंगे। याद रखें, वे वास्तविक नहीं हैं। वे आपकी परीक्षा लेने के लिए गढ़े गए भ्रम मात्र हैं। आपको कैसे मालूम? पुलिस वाला उसे देखता ही रह गया। मेरा मतलब है, कोई नहीं समझता कि मंत्र क्या है और यह कैसे काम करता है, ठीक है? तो आप कैसे जानते हैं कि वे वास्तविक नहीं हैं? तुम्हें उन्हें मारना पड़ सकता है, बच्चे। इसलिए अपने आप पर एक एहसान करो और बस उनके बारे में भ्रम के रूप में सोचो। ओह! बूढ़े पुलिसकर्मी ने एक सेकंड तक इंतजार किया, फिर सिर हिलाया और जारी रखा। पहले दुःस्वप्न के बारे में बहुत सी चीजें भाग्य पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर यह अत्यधिक कठिन नहीं होना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं, आपके पास जो उपकरण हैं और जिन प्राणियों को आपको हराना है, वे सीमा के भीतर होने चाहिए। आपकी क्षमताएं कम से कम। आखिरकार जादू परीक्षण स्थापित करता है, न कि निष्पादन। आप अपनी परिस्थितियों के कारण थोड़ा नुकसान में हैं, लेकिन बाहरी इलाके के बच्चे कठिन हैं। अभी अपने आप को मत छोड़ो। सन्नी को और भी अधिक नींद आने लगी थी। बातचीत का अनुसरण करना कठिन हो रहा था। जिन जादुई शक्तियों
के बारे में आपने उल्लेख किया है। यदि आप दुःस्वप्न के अंत तक जीवित रहते हैं तो आप वास्तव में उन्हें प्राप्त करेंगे। वास्तव में वे शक्तियाँ क्या होंगी, यह आपकी प्राकृतिक आत्मीयता के साथ साथ परीक्षण के दौरान आप क्या करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन इनमें से कुछ यह शुरू से ही आपके निपटान में रहेगा। बूढ़े पुलिसकर्मी की आवाज और अधिक दूर तक लग रही थी। सनी की पलकें इतनी भारी थीं कि उसे अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। याद रखें, पहली चीज जो आपको दुःस्वप्न के अंदर एक बार करनी चाहिए वह है अपने गुणों और अपने पहलू की जांच करना। यदि आपको युद्ध उन्मुख पहलू मिलता है, तलवारबाज या तीरंदाज जैसा कुछ, तो चीजें आसान हो जाएंगी। यदि इसे एक द्वारा प्रबलित किया जाता है, भौतिक विशेषता, तो यह और भी बेहतर है। लड़ाकू पहलू सबसे आम है, इसलिए इसे प्राप्त करने की संभावना अधिक है। बख्तरबंद कमरा धुंधला होता जा रहा था। यदि आप बदकिस्मत हैं और आपके पहलू का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो निराश न हों। जादूटोना और उपयोगिता पहलू अपने अपने तरीके से उपयोगी हैं, आपको बस इसके बारे में होशियार रहना होगा। वास्तव में कोई बेकार पहलू नहीं है। ठीक है, लगभग। तो जीवित रहने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करें। यदि आप जीवित रहते हैं, तो आप जागृत बनने के आधे रास्ते पर होंगे। लेकिन यदि आप मर जाते हैं, तो आप वास्तविक दुनिया में एक दुःस्वप्न प्राणी के प्रकट होने के लिए एक द्वार खोल देंगे, जिसका अर्थ है कि मुझे और मेरे सहयोगियों को इससे निपटना होगा। तो कृपया मत मरो, सनलेस। पहले से ही आधी नींद में सोए सनी को पुलिस वाले की बातें थोड़ी चुभ गईं। या कम से कम तुरंत न मरने का प्रयास करें। निकटतम जागृत व्यक्ति कुछ घंटों तक यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए हम वास्तव में इसकी सराहना करेंगे यदि आप हमें स्वयं उस चीज से नहीं लड़ते। क्या? उस आखिरी विचार के साथ सनी अंततः गहरी नींद में सो गया। सब कुछ काला हो गया और तभी अंधेरे में एक हल्की सी परिचित आवाज बजी। आकांक्षी, दुःस्वप्न मंत्र में आपका स्वागत है। अपने पहले परीक्षण के लिए तैयारी करें। छाया दास। अध्याय 2, गुलाम कारवां। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा। दांतेदार और एकाकी, इसने पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों को बौना कर दिया और रात के आकाश को अपने तेज किनारों से काट दिया। एक दीप्तिमान चंद्रमा ने अपनी ढलानों को भूतिया पीली रोशनी में नहा लिया। एक ढलान पर पुरानी सड़क के अवशेष चट्टानों से मजबूती से चिपके हुए थे। यहाँ वहाँ बर्फ के बीच से टूटे हुए पक्के पत्थर देखे जा सकते थे। सड़क के दाहिनी ओर एक खड़ी चट्टान एक अभेद्य दीवार की तरह उभरी हुई थी। बाईं ओर शून्यता का शांत काला समुद्र अंतहीन पतन का संकेत दे रहा था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकराकर शक्तिहीन क्रोध में चिल्ला रही थीं। अचानक चंद्रमा क्षितिज पर गिर गया। सूरज पश्चिम से निकला, आकाश में रेखाएं बनाता गया और पूर्व में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछलकर बादलों के आगोश में लौट आए। सनी को एहसास हुआ कि वह समय के प्रवाह को उल्टा देख रहे हैं। एक पल में सैकड़ों साल उड़ गए। बर्फ पीछे हट गई, जिससे पुरानी सड़क खुल गई। जब सनी ने जमीन पर मानव हड्डियां बिखरी हुई देखी तो उसकी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। एक क्षण बाद हड्डियां गायब हो गईं और उनके स्थान पर एक गुलाम कारवां दिखाई दिया, जो जंजीरों के शोर में पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ रहा था। समय धीमा हुआ, रुका और फिर अपनी सामान्य गति पर चल पड़ा। आकांक्षी, दुःस्वप्न मंत्र में आपका स्वागत है। अपने पहले परीक्षण के लिए तैयारी करें। क्या? यह क्या बकवास है? कदम कदम, एक और कदम। ठंड से कांपते हुए सनी के खून बहते पैरों से हल्का दर्द फैल रहा था। तेज हवा के सामने उसका धागारहित अंगरखा लगभग बेकार था। उनकी कलाइयां पीड़ा का मुख्य स्रोत थीं, लोहे की बेड़ियों से बुरी तरह आहत होने के कारण जब भी बर्फीली धातु उनकी टूटी हुई त्वचा को छूती थी तो उन्हें दर्द की तीव्र वेदना होती थी। यह कैसी स्थिति है? सनी ने ऊपर से नीचे तक देखा, सड़क पर घुमावदार एक लंबी श्रृंखला देखी, जिसमें दर्जनों खोखली आंखों वाले लोग, उसके जैसे गुलाम, थोड़े थोड़े अंतराल पर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके आगे चौड़े कंधे और खून से सनी पीठ वाला एक आदमी सधी हुई चाल से चल रहा था। उसके पीछे तेज, हताश आंखों वाला एक चिड़चिड़ा सा दिखने वाला लड़का चुपचाप अपनी सांसों के बीच एक ऐसी भाषा में कोस रहा था जिसे सनी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी किसी तरह समझता था। समय समय पर प्राचीन शैली के कवच में सशस्त्र घुड़सवार दासों को खतरनाक रूप देते हुए गुजरते थे। आपने इसे चाहे जिस भी तरह से आंका हो, चीजें वास्तव में बहुत खराब थीं। सनी घबराने से ज्यादा हतप्रभ थी। सच है, ये हालात वैसे नहीं थे जैसे पहले दुःस्वप्न होने चाहिए थे।
आमतौर पर नए चुने गए उम्मीदवार खुद को ऐसे परिदृश्य में पाएंगे जो उन्हें उचित मात्रा में एजेंसी प्रदान करेगा। वे विशेषाधिकार प्राप्त या योद्धा जातियों के सदस्य बन जाएंगे, जिनके पास कम से कम किसी भी संघर्ष से निपटने के लिए आवश्यक हथियारों तक पहुंच होगी। एक शक्तिहीन गुलाम के रूप में शुरुआत करना वेदियों में जकड़ा हुआ और पहले से ही आधामृत आदर्श होने से उतना दूर था जितना कोई कल्पना कर सकता है। हालांकि मंत्र जितना चुनौती के बारे में था उतना ही संतुलन के बारे में भी था। जैसा कि पुराने पुलिसकर्मी ने कहा, इसने मुकदमे पैदा किए, फांसी नहीं। इसलिए सनी को पूरा यकीन था कि इस खराब शुरुआत का मुकाबला करने के लिए उसे कुछ अच्छा इनाम मिलेगा, कम से कम एक शक्तिशाली पहलू। आइए देखें, मैं यह कैसे करूं? एक बच्चे के रूप में पढ़े गए लोकप्रिय वेबटून को याद करते हुए सनी ने ध्यान केंद्रित किया और स्थिति, मैं स्वयं और सूचना जैसे शब्दों के बारे में सोचा। दरअसल जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके सामने हवा में झिलमिलाती हुई दौड़ें दिखाई देने लगीं। एक बार फिर, हालांकि वह इस प्राचीन वर्णमाला को नहीं जानता था, लेकिन इसके पीछे का अर्थ किसी तरह स्पष्ट था। उसने तुरंत ही रून को अपने पहलू का वर्णन करते हुए ढूंढ लिया और अंततः अपना आपा खो बैठा। क्या वास्तविक बकवास क्या है? नाम सूर्यहीन, वास्तविक नाम पद आकांक्षी, आत्मा कोर निष्क्रिय, यादें गुजर, गुण नियह दिव्यता का चिन्ह, छाया का बच्चा। पहलू मंदिर दास। पहलू विवरण, गुलाम एक बेकार दुष्ट है जिसके पास उल्लेख करने लायक कोई कौशल या योग्यता नहीं है। मंदिर का दास बिल्कुल वैसा ही होता है, बहुत दुर्लभ को छोड़कर। अवाक सनी ने दौड़ने वालों को देखा, खुद को समझाने की कोशिश की कि वह शायद सिर्फ चीजें देख रहा था। निश्चित रूप से वह इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता। ना कोई बेकार पहलू मेरे गधे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने अपने कदमों की लय खो दी और लड़खड़ाकर अपने वजन से चेन को नीचे खींच लिया। तुरंत उसके पीछे का चालाक आदमी चिल्लाया, रंडी हरामी, देखो तुम कहाँ जा रहे हो। सनी ने जल्दी से रनों को खारिज कर दिया जो केवल उसे दिखाई दे रहे थे और अपना संतुलन बहाल करने की कोशिश की। एक क्षण बाद वह एक बार फिर तेजी से चल रहा था, हालांकि अनजाने में एक बार फिर चेन खींचने से पहले नहीं। तुम छोटे बकवास हो, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। सनी के सामने चौड़े कंधों वाला आदमी बिना सिर घुमाए मुस्कुराया। परेशान क्यों? वह कमजोर बच्चा सूर्योदय तक वैसे भी मर जाएगा, पहाड़ उसे मार डालेगा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, यह तुम्हें और मुझे भी मार डालेगा, बस थोड़ी देर बाद। मैं वास्तव में नहीं जानता कि शाही लोग क्या सोच रहे हैं, हमें इस ठंड में मजबूर कर रहे हैं। धूर्त व्यक्ति हांफने लगा। अपने बारे में बोलो मूर्ख, मैं जीवित रहने की योजना बना रहा हूँ। सनी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और दोबारा न गिरने पर ध्यान केंद्रित किया। कितनी आकर्षक जोड़ी है। अचानक कहीं पीछे से एक तीसरी आवाज बातचीत में शामिल हो गई। यह सौम्य और बुद्धिमान लग रहा था। साल के इस समय में यह पहाड़ी दर्रा आमतौर पर अधिक गर्म रहता है। हमारी किस्मत सचमुच खराब थी। साथ ही मैं आपको इस लड़के को नुकसान पहुंचाने की सलाह भी दूंगा। ऐसा क्यों? सुनकर सनी ने अपना सिर थोड़ा घुमा लिया। क्या तुमने उसकी त्वचा पर निशान नहीं देखे? वह हमारे जैसा नहीं है जो कर्ज, अपराध या दुर्भाग्य के कारण गुलामी में पड़ गया। वह एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ था, एक मंदिर का गुलाम, सटीक रूप से कहा जाए तो। बहुत पहले नहीं, शाही छाया भगवान के अंतिम मंदिर को नष्ट कर दिया। मुझे संदेह है कि लड़के का अंत इसी तरह हुआ। चौड़े कंधों वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। तो क्या हमें आधे भूले कमजोर भगवान से क्यों डरना चाहिए? वह अपने मंदिरों को भी नहीं बचा सका। साम्राज्य को शक्तिशाली युद्ध भगवान द्वारा संरक्षित किया जाता है। बेशक वे कुछ मंदिरों को जलाने से नहीं डरते हैं, लेकिन हम यहाँ किसी भी चीज या किसी के द्वारा संरक्षित नहीं हैं। क्या आप वास्तव में भगवान को नाराज करने का जोखिम उठाना चाहते हैं? चौड़े कंधों वाला आदमी जवाब देने को तैयार न होते हुए गुर्राया। उनकी बातचीत को एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार एक युवा सैनिक ने रोक दिया। एक साधारण चमड़े की कुर्ता पहने, एक भाले और एक छोटी तलवार से लैस, वह प्रतिष्ठित और महान लग रहा था। सनी की झुंझलाहट के अनुसार गधा भी वास्तव में सुंदर था। यदि यह एक ऐतिहासिक नाटक होता तो सैनिक निश्चित रूप से मुख्य पात्र होता। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई खास खतरा नहीं था, यहाँ तक कि चिंता जैसा कुछ भी नहीं था। जब सभी लोग झिझके तो नम्र आवाज वाले दास ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर,
हम सभी थके हुए और ठंडे हैं, विशेष रूप से वहाँ मौजूद हमारे युवा मित्र। यह यात्रा वास्तव में किसी युवा के लिए बहुत कठिन है। सिपाही ने सन्नी की ओर दया दृष्टि से देखा। आप कहाँ देख रहे हैं? तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो, सनी ने सोचा। बेशक, उन्होंने जोर से कुछ नहीं कहा। सिपाही ने आह भरी और सनी की ओर बढ़ाने से पहले अपनी बेल्ट से एक फ्लास्क निकाला। थोड़ा और सहन करो बच्चे, हम जल्द ही रात के लिए रुकेंगे। अभी यहाँ थोड़ा पानी पी लो। बच्चा बच्चा उसके दुबले पतले शरीर और छोटे कद के कारण, दोनों ही कुपोषण के कारण होते थे, सनी को अक्सर गलती से कोई कम उम्र का व्यक्ति समझ लिया जाता था। आमतौर पर वह इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करता था, लेकिन अब किसी कारण से बच्चा कहे जाने से वह वास्तव में परेशान हो गया। फिर भी वह सचमुच प्यासा था। वह फ्लास्क लेने ही वाला था कि तभी एक चाबुक हवा में गूंजा और अचानक सनी दर्द से करा उठी। वह लड़खड़ा गया। एक बार फिर उसने जंजीर खींच दी और उसके पीछे खड़े चालाक दास को शाप देने पर मजबूर कर दिया। एक अन्य सैनिक, जो अधिक उम्र का और क्रोधी था, ने अपने घोड़े को कुछ कदम पीछे रोक दिया। जिस चाबुक से सनी के अंगरखा का पिछला हिस्सा खुला और खून निकला, वह उसी का था। गुलामों की ओर देखे बिना वृद्ध सैनिक ने अपने छोटे सहयोगी पर तिरस्कार भरी दृष्टि डाली। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? जवान सिपाही का चेहरा काला पड़ गया। मैं बस इस लड़के को थोड़ा पानी दे रहा था। जब हम डेरा डालेंगे तो उसे बाकियों के साथ पानी मिलेगा। लेकिन अपना मुंह बंद करो। ये गुलाम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझे? वे लोग भी नहीं हैं। उनके साथ इंसानों की तरह व्यवहार करो और वे चीजों की कल्पना करना शुरू कर देंगे। युवा सैनिक ने सनी की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और फ्लास्क को वापस अपनी बेल्ट पर रख लिया। नौसिखिए, मैं तुम्हें फिर से गुलामों से दोस्ती करते हुए न पकड़ूं। नहीं तो अगली बार तुम मेरे कोड़े का स्वाद चखोगे। मानो अपने इरादे को स्पष्ट करने के लिए बुजुर्ग सैनिक ने अपना चाबुक हवा में घुमाया और धमकी और गुस्सा बिखेरते हुए उनके पास से गुजरा। सनी ने उसे छुपे हुए द्वेष के साथ जाते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हें मरते हुए देखूंगा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और युवा सैनिक की ओर देखा, जो अपना सिर झुकाए हुए पीछे जा रहा था। और आप दूसरे। छायादास। अध्याय 3, भाग्य की डोर। इसके बाद कुछ मिनट तक सनी का मूड खराब रहा, लेकिन फिर उसने खुद को इससे बाहर निकाला और ताजी हवा का आनंद लेने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। दरअसल वास्तविक दुनिया में ऐसी हवा मिलना मुश्किल था। सूक्ष्म धूल और अन्य प्रदूषकों ने इसे खुरदरा और अप्रिय बना दिया। बाहरी इलाकों की सामान्य बदबू का तो जिक्र ही नहीं किया। शहर के बेहतर हिस्सों में परिष्कृत निस्पंदन प्रणालियों ने परिश्रम पूर्वक काम किया, हालांकि फिल्टर की गई हवा का स्वाद बाज और स्थिर था। केवल बहुत अमीर लोगों को ही वास्तव में सुख सांस लेने की सुविधा प्राप्त थी, और यहाँ वह दूसरी पीढ़ी के चैबोल की तरह असीमित मात्रा में प्राचीन स्वादिष्ट हवा का आनंद लेने में सक्षम था। सचमुच मंत्र द्वारा चुने जाने के अपने फायदे हैं। काश भयानक ठंड न होती, उसके पैरों में दर्द न होता और उसकी कलाई और पीठ में दर्द न होता। गुलामों का कारवां धीरे धीरे खुद को पहाड़ पर खींचता गया। अधिक से अधिक गुलाम लड़खड़ाते रहे और समय समय पर जमीन पर गिरते रहे। कुछ बार जो लोग चलने में असमर्थ थे, उन्हें जंजीर से उतार दिया गया और सड़क से नीचे बाईं ओर खाई में फेंक दिया गया। सनी ने थोड़ी दया के साथ उन्हें गिरते हुए देखा। बेचारे साथियों, शांति से आराम करो, तुम दुखी आत्माएं। कुल मिलाकर वह अच्छे मूड में थे। दुःस्वप्न की इस आपदा के बीच अच्छा महसूस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन शुक्र है कि सनी के पास इस स्थिति के लिए खुद को तैयार करने का समय था। जब जादू के लक्षण पहली बार प्रकट हुए, तो उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला। 17 साल का होने से पहले ही मर जाना कोई ऐसी बात नहीं है जिसका सामना कोई आसानी से कर सके, लेकिन आखिरकार सनी को इससे उभरने में कई दिन लग गए। अपने माता पिता के अस्थायी विश्राम स्थल का दौरा करने के बाद, ठीक है, वास्तव में चूंकि वह इतना गरीब था कि स्मरण सुविधा में सबसे सस्ता स्लॉट भी वह नहीं कर सकता था, यह सिर्फ एक पुराने पेड़ में खुदी हुई 2 पंक्तियां थीं, और अपने लिए एक तीसरी पंक्ति जोड़ते हुए सनी अचानक निश्चिंत और निश्चिंत हो गए। आखिरकार अब उसे पैसे कमाने, भोजन ढूंढने, अपनी सुरक्षा करने और भविष्य की योजना बनाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जो सबसे बुरा घटित हो सकता था वह पहले ही घटित हो चुका था, फिर डरने की और क्या बात थी। इसलिए गुलाम बनना और धीरे धीरे ठंड से मर जाना उतना बड़ा सदमा नहीं था।
इसके अलावा वह जानता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, सिर्फ इसलिए कि उसने पहले ही देख लिया था कि पहाड़ के आगे कारवां का क्या हश्र होने वाला है। जमीन पर बिखरी हड्डियों के ढेर की तस्वीर अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। सबसे अधिक संभावना है यह राक्षसों का एक झुंड था जो कारवां में जा रहा था, और इसे देखने से हमला कुछ ही घंटों में होने वाला था, दिनों में नहीं। इसलिए उनके पास अभी भी मौका था। अवसर का उपयोग करते हुए सनी ने अपनी स्थिति पर एक बार फिर नजर डालने का फैसला किया और रून्स को फिर से बुलाया। पिछली बार वह पहलू से बहुत नाराज था और उसने विशेषताओं का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया था। हालांकि किसी के पहलू जितना महत्वपूर्ण नहीं, गुण अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक कारक होते थे। वे किसी के प्राकृतिक गुणों और समानताओं का प्रतिनिधित्व करते थे, कभी कभी निष्क्रिय क्षमताएं और प्रभाव भी प्रदान करते थे। फेटेड विशेषता विवरण। भाग्य की डोरियां आपके चारों ओर कसकर लिपटी हुई हैं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की असंभावित घटनाएं आपकी उपस्थिति से खींची जाती हैं। कुछ लोग हैं जो धन्य हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो शापित हैं, लेकिन शायद ही कभी दोनों। दिव्यता का चिन्ह। विशेषता विवरण। आप में दिव्यता की हल्की सी सुगंध है, मानो बहुत समय पहले किसी ने इसे एक बार स्पर्श किया हो। छायाओं का बच्चा। विशेषता विवरण। छायाएं आपको अपने में से एक के रूप में पहचानती हैं। दिलचस्प है। सनी ने तुरंत ही अपनी दुर्दशा के मुख्य दोषी के रूप में पहले गुम, फेटेड, को पहचान लिया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वह एक निश्चित भाग्य के लिए किस्मत में था, उदाहरण के लिए बुरी तरह से मरना और बिना किसी निशान के गायब हो जाना। लेकिन विवरण पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में भाग्य का मतलब सिर्फ यह था कि जब वह आसपास थे तो असंभव चीजें घटित होने की अधिक संभावना थी। मुझे लगता है कि इसी तरह मैं अत्यंत दुर्लभ बेकार पहलुओं में से एक को प्राप्त करने में कामयाब रहा, और उसका एक अजीब संस्करण भी। यदि फेटेड उसका जन्मजात गुण था, तो अन्य दो, टेम्पल स्लेव, पहलू से आए थे। दिव्यता का चिन्ह कम सीधा था। यह स्वप्न क्षेत्र के अंदर कुछ पवित्र स्थानों में प्रवेश की अनुमति देता था और कई प्रकार के जादू टोने को बढ़ाता था। चूंकि वहाँ कोई पवित्र स्थान नहीं था और सनी के पहलू का जादू टोने से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए यह बेकार भी था। छायाओं का बच्चा एक अजनबी था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और न ही उसे पता था कि इससे क्या होना चाहिए, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि सूरज पहाड़ के पीछे छिप न जाए और आसमान में अंधेरा न छा जाए। उसे आश्चर्य हुआ जब सनी ने खुद को अंधेरे में पूरी तरह से देखने में सक्षम पाया, जैसे कि यह अभी भी दिन के समान उज्ज्वल था। अकेले इस क्षमता का उपहास करने लायक कुछ नहीं था, और यह बहुत संभव था कि छाया उसे कुछ अन्य, फिर भी अज्ञात, उपहारों से पुरस्कृत करेगी। आखिरकार कुछ अच्छा हुआ। मुझे आश्चर्य है यदि। कारवान रोको, डेरा डालने की तैयारी करो। प्रमुख सैनिक के आदेश का पालन करते हुए दास रुक गए और कांपते और थके हुए होकर जमीन पर गिर पड़े। वह छोटा सा रास्ता जहां सड़क चौड़ी हुई थी, चट्टान के उभरे हुए ढेर से हवा से कुछ हद तक सुरक्षित था, लेकिन आराम से आराम करना अभी भी इतना ठंडा था। सैनिक दासों को एक तंग घेरे में रखने में व्यस्त हो गए, उन्हें गर्मी साझा करने के लिए मजबूर किया और शिविर के केंद्र में एक बड़ा अलाव जलाया, हालांकि अपने घोड़ों की देखभाल करने से पहले नहीं। भोजन, पानी और अन्य सामान ले जाने वाले भारी वैगन, जिसमें मुख्य श्रृंखला मजबूती से चिपकी हुई थी, को हवा को रोकने के लिए आगे बढ़ाया गया। चारों ओर देखने के दौरान सनी ने उस युवा सैनिक को देखा जो पहले से ही पहाड़ को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। क्या अजीब है। जल्द ही अलाव धधकने लगा। मजबूत गुलामों ने आग के करीब जाने की कोशिश की, जबकि सनी जैसे कमजोर गुलामों को ठंड में अपनी पीठ ठिठुरते हुए घेरे के बाहरी छोर पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। निसंदेह कोई भी आंदोलन इस तथ्य से बोझिल था कि वे अभी भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। यही कारण है कि परिचित चौड़े कंधों वाला गुलाम लॉ के करीब पहुंचने के अपने सभी प्रयासों के बावजूद वहीं समाप्त हो गया जहां से उसने शुरू किया था। धिक्कार है इंपीरियल, उसने फुसफुसाया, साफ तौर पर चिढ़ गया। सैनिक गुलामों के बीच चले और उन्हें पानी और भोजन दिया। हर किसी की तरह सनी को भी बर्फीले पानी के कुछ बूंद और चट्टान जैसी सख्त फफूंद लगी रोटी का एक छोटा टुकड़ा मिला। इसके अरुचिकर दिखने के बावजूद उसने खुद को पूरी चीज खाने के लिए मजबूर किया, ताकि वह पहले की तरह ही भूखा रह जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अकेला नहीं था। वह झक्की गुलाम जो उसके पीछे चल रहा था, पीड़ा में इधर उधर देखने लगा। सभी देवताओं की कृपा से वे मुझे कालकोठरी में भी बेहतर खाना खिलाते थे। हताश होकर उसने जमीन पर थूक दिया। और कालकोठरी में बंद हम में से अधिकांश निर्दोष लोग भी फांसी के तख्ते पर जाने का इंतजार कर रहे थे।
उनसे कुछ कदम की दूरी पर, जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और तीखी चट्टानें शुरू होती थीं, बर्फ से बिखरे हुए चमकीले लाल जामुन उग रहे थे। सनी ने पहले भी उन्हें सड़क पर इधर उधर इकट्ठा होते हुए देखा था और यह भी देखा था कि सफेद रंग की तुलना में वे लचीली चीजें कितनी सुंदर लग रही थीं। चालाक गुलाम की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने चारों तरफ से जामुन की ओर रेंगने की कोशिश की। मैं उन्हें न खाने की सलाह दूंगा, दोस्त। यह फिर से सौम्य आवाज वाला गुलाम था। सनी ने पलट कर देखा और आखिरकार उसे पहली बार देह में देखा। वह लगभग 40वें वर्ष का एक लंबा, दुबला-पतला और अजीब रूप से सुंदर व्यक्ति था, जिसकी शक्ल एक विद्वान की गरिमामयी थी। उसके जैसा आदमी गुलाम कैसे बन गया, यह एक रहस्य था। फिर भी वह वहीं था। आप और आपकी सलाह फिर? क्या? क्यों? विद्वान क्षमा पूर्वक मुस्कुराया। इन जामुनों को ब्लडबेन कहा जाता है। वे उन स्थानों पर उगते हैं जहां मानव रक्त बहाया गया था। यही कारण है कि दास व्यापार मार्गों पर हमेशा उनकी बड़ी संख्या होती है। तो क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने आह भरी। रक्तपात जहरीला होता है। कुछ जामुन एक वयस्क व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। शाह। चालाक गुलाम पीछे हट गया और विद्वान की ओर घूर कर देखा। सनी ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि चारों ओर देखने के दौरान उसने अंततः शिविर के स्थान को उस स्थान के रूप में पहचाना जहां दुःस्वप्न की शुरुआत में उसकी दृष्टि में दासों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। और वह शर्त लगाने को तैयार था कि जो कुछ भी था जिसने उन सभी को मार डाला वह जल्द ही होने वाला था। मानो उसके विचारों का उत्तर देने के लिए ऊपर से एक तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल आसमान से कोई बहुत बड़ी चीज टूट कर गिरी। छायादास। अध्याय 4, पर्वत राजा। गड़गड़ाहट की आवाज की दिशा में मुड़ते हुए कई दासों ने अपने सिर उठाए, केवल ऊपर से चट्टानों और बर्फ के भारी टुकड़ों को अपने ऊपर बरसते देखा। वे तुरंत घबरा गए और चीखों के शोर में दूर जा गिरे। परछाइयां खुशी से काले पत्थरों पर नृत्य कर रही थीं, क्योंकि मोटी जंजीर से उलझकर वे गुलाम जमीन पर गिर गए और दूसरों को अपने साथ खींच लिया। सनी उन कुछ लोगों में से एक था जो सीधा खड़ा रहा, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह ऐसा कुछ होने के लिए तैयार था। शांत और संयत, उसने रात के आकाश को देखा, उसकी गुण संवर्धित आंखें अंधेरे को भेद रही थीं, और एक मापा कदम पीछे ले गया। अगले ही सेकंड में एक आदमी के दिल के आकार का बर्फ का टुकड़ा ठीक उसके सामने जमीन से टकराया और फट गया, जिससे चारों ओर तेज धारियां बरसने लगीं। अन्य लोग इतने तेज नहीं थे। जैसे जैसे बर्फ और पत्थरों की बारिश होती रही, कई लोग घायल हो गए और कुछ की जान भी चली गई। वातावरण में वेदनापूर्ण चीखें गूंज उठीं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मूर्खों। दीवार पर चढ़ जाओ। वयोवृद्ध सैनिक, जिसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़े मारे थे, गुस्से में चिल्ला रहा था, गुलामों को पहाड़ी ढलान की सापेक्ष सुरक्षा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि कोई उसकी आज्ञा पर ध्यान दे पाता, कोई बड़ी चीज नीचे गिरी, जिससे उनके पैरों के नीचे के पत्थरों में कंपन हो गया। यह कारवां और पहाड़ की दीवार के ठीक बीच में गिरा, जिससे कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। सबसे पहले यह गंदे बर्फ के ढेर जैसा दिखता था, आकार में लगभग गोल और एक घुड़सवार जितना लंबा। हालांकि एक बार जब प्राणी ने अपने लंबे अंग फैलाए और उठ गया, तो वह मौत के एक बुरे सपने की तरह पत्थर के मंच पर चढ़ गया। वह चीज कम से कम 4 मीटर लंबी होगी, सनी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचा। प्राणी के 2 ठूंठ पैर थे, एक क्षीण, झुका हुआ दिल और असमान रूप से लंबे, बहुसंयुक्त हाथ, उनमें से 2 प्रत्येक भयानक हड्डी के पंजे के एक सेट के साथ समाप्त होते थे, और अन्य 2, ये छोटे थे, लगभग मानव जैसी उंगलियों के साथ समाप्त होते थे। जो चीज पहली नजर में गंदी बर्फ जैसी लग रही थी, वह उसका फर था, पीला भूरा और फटा हुआ, इतना मोटा कि तीर और तलवारों को रोक सके। इसके सिर पर 5 दूधियां, सफेद आंखें कीड़ों जैसी उदासीनता से दासों को देखती थीं। उनके नीचे उस तरह नुकीले दांतों वाला एक भयानक मुंह आधा खुला था, मानो प्रत्याशा में हो। चिपचिपी लार प्राणी की ठुड्डी से नीचे बह रही थी और बर्फ में टपक रही थी। हालांकि जिस चीज ने सनी को सबसे अधिक परेशान किया, वह थी जीव की त्वचा के नीचे कीड़े जैसी लगातार घूमती हुई अजीब आकृतियां। वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था, क्योंकि दुर्भाग्य से वह उन बदकिस्मत आत्माओं में से एक था जो राक्षसी के सबसे करीब थी, और उसे पहली पंक्ति में उल्टी जैसा दृश्य मिल रहा था। ठीक है, यह तो बस बहुत ज्यादा है, उसने स्तब्ध होकर सोचा। जैसे ही सनी ने वह विचार खत्म किया, सारा बवाल मच गया। जीव अपने पंजे उसकी सामान्य दिशा में काटते हुए आगे बढ़ा,
लेकिन सनी एक कदम आगे था। एक भी क्षण बर्बाद किए बिना उसने बगल में छलांग लगाई, जहां तक चेन की अनुमति थी। आसानी से चौड़े कंधे वाले गुलाम को अपने और राक्षस के बीच रख दिया। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि वे तेज पंजे, प्रत्येक तलवार जितने लंबे थे, एक सेकंड के एक अंश के बाद चौड़े कंधे वाले आदमी को काट दिया और खून की धाराएं हवा में उड़ा दी। गर्म तरल में भीगकर सनी जमीन पर गिर गया और उसका साथी गुलाम, अब केवल एक लाश, ऊपर से उस पर गिर गया। लानत है, तुम इतने भारी क्यों हो? अस्थायी रूप से अंधे हुए सनी ने एक ठंडी चीख सुनी और महसूस किया कि एक विशाल छाया उसके ऊपर से गुजर रही है। इसके तुरंत बाद रात में चीखों की गगनभेदी ध्वनि गूंज उठी। इस पर कोई ध्यान न देते हुए उसने लाश को एक तरफ लुढ़काने की कोशिश की, लेकिन जंजीर के एक जोरदार झटके ने उसे रोक दिया, जिससे उसकी कलाइयां मुड़ गईं और उसका दिमाग सफेद गर्म दर्द से भर गया। विचलित होकर उसने महसूस किया कि उसे कुछ कदम घसीटा जा रहा है, लेकिन फिर अचानक चेन ढीली हो गई और वह फिर से अपने हाथों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। देखिए, हालात और भी बुरे हो सकते थे। मरे हुए आदमी की छाती पर अपनी हथेलियां रखकर उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। भारी शव ने हठपूर्वक उसके सभी प्रयासों का विरोध किया, लेकिन फिर अंततः किनारे पर गिर गया, जिससे सनी मुक्त हो गया। हालांकि उन्हें इस नई मिली आजादी का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनका खून अचानक बर्फ में बदल गया। क्योंकि उस पल में उसकी हथेलियां अभी भी चौड़े कंधों वाले गुलाम के खून बहते शरीर पर दबी हुई थीं, उसे स्पष्ट रूप से मृत व्यक्ति की त्वचा के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। तुम्हें बस यह सोचना था कि चीजें कैसे बदतर हो सकती हैं। ठीक है, तुम बेवकूफ हो, उसने सोचा और फिर पीछे हट गया। लाश को अपने पैरों से धकेलते हुए सनी उससे जितना दूर जा सकता था रेंगता रहा, जो कि लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर थी, हमेशा मौजूद जंजीर की बदौलत। उसने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे पत्थर के मंच के विपरीत छोर पर नाचती हुई परछाइयों का एक समूह और चिल्लाते हुए दासों के बीच उग्र होते राक्षस की छाया दिखाई दी। फिर उसका ध्यान शव पर गया, जो बढ़ती हिंसा के कारण ऐंठने लगा था। लाश के विपरीत दिशा में चंचल दास ढीले जबड़े और चेहरे पर भयभीत भाव के साथ उसे देख रहा था। सनी ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाया। तुम क्या घूर रहे हो? इससे दूर हटो। चालाक गुलाम ने कोशिश की, लेकिन तुरंत गिर गया। चेन उन तीनों के बीच में मुड़ी हुई थी, चौड़े कंधे वाले आदमी के वजन से नीचे दब गई थी। सनी ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों के ठीक नीचे लाश एक दुःस्वप्न उत्प्रेरण कायापलट से गुजर रही थी। अजीब हड्डी के उभार ने उसकी त्वचा को छेद दिया, जो कांटों की तरह फैल गया। मांसपेशियां उभरी हुई और सिकुड़ी हुई थीं, मानो आकार बदलने की कोशिश कर रही हों। नाखून नुकीले पंजों में बदल रहे थे, चेहरा फट गया और फट गया, खून से सने सुई जैसे दांतों की एक बहुत सारी पंक्तियों के साथ एक मुड़ा हुआ मुंह खुल गया। ये बात ठीक न अच्छी। अपना पेट खाली करने की तीव्र इच्छा महसूस करते हुए सनी कांपने लगा। थचेन विद्वान गुलाम उस चालाक से बस कुछ ही कदम पीछे था और भूत की तरह पीले चेहरे के साथ अपनी बेड़ियों की ओर इशारा कर रहा था। वह टिप्पणी मद्दगार नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उनका झटका समझा जा सकता था। बेड़ियों में जकड़ना काफी बुरा था, लेकिन इस तरह की भयावहता के लिए बेड़ियों में जकड़ना वास्तव में अनुचित था। लेकिन सनी का यह निष्कर्ष कि चीजें सही नहीं थीं, आत्महत्या से नहीं आया। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि यह पूरी स्थिति वस्तुतः सही नहीं थी, मंत्र जैसा कि यह रहस्यमय था, कि अपने स्वयं के नियम थे। किसी भी दुःस्वप्न में किस प्रकार के जीव दिखाई दे सकते हैं, इसके लिए भी नियम थे। दुःस्वप्न प्राणियों का अपना पदानुक्रम था, नासमझ जानवरों से राक्षसों तक, उसके बाद राक्षस, शैतान, अत्याचारी, आतंकवादी और अंत में पौराणिक टाइटन्स, जिन्हें आपदाओं के रूप में भी जाना जाता है। पहला दुःस्वप्न लगभग हमेशा जानवरों और राक्षसों से भरा रहता था, शायद ही कभी इसमें कोई राक्षस मिला हो। और सनी ने कभी भी इसमें एक शैतान से अधिक शक्तिशाली किसी चीज के प्रकट होने के बारे में नहीं सुना था। हालांकि प्राणी ने स्पष्ट रूप से खुद का एक छोटा संस्करण बनाया था, एक ऐसी क्षमता जो विशेष रूप से अत्याचारियों, दुःस्वप्न मंत्र के संप्रभु और उनके ऊपर के लोगों से संबंधित थी। प्रथम दुःस्वप्न में भी यह तानाशाह क्या कर रहा था? वह लाना फेटेड विशेषता कितनी शक्तिशाली थी? लेकिन विचार करने का समय नहीं था। यह अनुचित है या नहीं, अब केवल एक ही व्यक्ति था जो सनी को बचा सकता था, वह स्वयं। चौड़े कंधों वाला आदमी जो उसके पास बचा था धीरे धीरे उठा, उसके मुंह से अजीब क्लिक की आवाजें आ रही थीं। उसे पूरी तरह से होश में आने का समय दिए बिना सनी ने शाप दिया और ढीली हुई चेन की लंबाई पकड़कर आगे बढ़ गया।
राक्षस की एक भुजा, जो अब 5 दांतेदार पंजों से पूरी तरह सुसज्जित है, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सनी ने एक सोची समझी चाल से उसे दूर कर दिया। इस बार जिस चीज ने उनकी जान बचाई, वह त्वरित प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि दिमाग की सरल उपस्थिति थी। सनी ने युद्ध की कोई फैंसी तकनीक नहीं सीखी होगी, क्योंकि उनका बचपन स्कूल के बजाय सड़कों पर बीता था। लेकिन सड़कें भी एक तरह की शिक्षक थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए बिताया था, अक्सर वस्तुतः उस अनुभव ने उन्हें किसी भी संघर्ष के बीच अपने कंधों पर शांत दिमाग रखने की अनुमति दी। इसलिए घबराने या डर और संदेह से ग्रस्त होने के बजाय सनी ने सिर्फ अभिनय किया। पास आकर उसने जंजीर को राक्षस के कंधों पर फेंक दिया और उसके हाथों को उसके शरीर पर टिकाते हुए खींच लिया। इससे पहले कि प्राणी, जो अभी भी धीमा और अपने परिवर्तन से सुस्त है, ठीक से प्रतिक्रिया कर पाता, सनी ने उसके चारों ओर कई बार चेन लपेटी, मुश्किल से अपने चेहरे को प्राणी के भयानक पंजे से काटे जाने से बचाया। अच्छी बात यह थी कि राक्षस अब अपना हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात यह थी कि चेन को स्थिर करने के लिए उसने जिस लंबाई का उपयोग किया था वह समाप्त हो गई थी, जिससे उनके बीच लगभग कोई दूरी नहीं रह गई थी। आप दोनों, सनी अपने 2 साथी गुलामों को संबोधित करते हुए चिल्लाया। उस जंजीर को ऐसे खींचो जैसे कि तुम्हारा जीवन उस पर निर्भर हो। क्योंकि वे थे। धूर्त दास और विद्वान ने उसे घूर कर देखा और फिर, यह समझकर कि वह क्या सोच रहा था, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। विपरीत दिशाओं से जंजीर को पकड़कर उन्होंने जितना हो सके उतना जोर से खींचा, राक्षस पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे हिलने नहीं दिया। महान, सनी ने सोचा। राक्षस ने मुक्त होने की कोशिश करते हुए अपनी मांसपेशियों को उभारा। जंजीर चरमराने लगी, हड्डी की कीलों पर अटक गई, मानो धीरे धीरे टूट रही हो। इतना महान नहीं। बिना और समय बर्बाद किए उसने अपने हाथ हवा में फेंके और अपनी बेड़ियों को आपस में जोड़ने वाली छोटी पतली चेन से प्राणी की गर्दन को पकड़ लिया। फिर उसने तेज कदमों से राक्षस के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे खींचा, और अंत में उसके पीछे पीछे चला गया, उसके पंजे से जितना दूर हो सकता था। सनी जानता था कि वह इतना मजबूत नहीं था कि अपने नंगे हाथों से किसी आदमी का गला घोंट सके, उसे खाने की कोशिश करने वाले जैसे अजीब, भयानक उत्परिवर्ती की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अब अपनी पीठ को लीवर के रूप में और अपने पूरे शरीर के वजन का उपयोग करके बेड़ियों को नीचे खींचने के लिए उसके पास कम से कम एक मौका था। उसने अपनी पूरी ताकत से नीचे खींच लिया, यह महसूस करते हुए कि राक्षस का शरीर उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, हड्डी की कीलें उसकी त्वचा से टकरा रही हैं। राक्षस संघर्ष करता रहा, जोर जोर से क्लिक करता रहा और उसे नीचे बांधते हुए जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता रहा। अब सवाल सिर्फ यह था कि पहले क्या टूटेगा, जंजीर या राक्षस? मरना। मर जाओ, कमीने। सनी के चेहरे से पसीना और खून बह रहा था, क्योंकि वह जितनी ताकत जुटा सकता था उतनी ताकत से खींच रहा था और खींच रहा था और नीचे खींच रहा था। हर सेकंड अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था। उसकी ताकत और सहनशक्ति, जो थोड़ी बहुत उसके पास शुरुआत करने के लिए थी, जल्दी ही खत्म हो रही थी। उसकी घायल पीठ, कलाइयां और हड्डी की कीलों से छेदी गई मांसपेशियां पीड़ा में थीं। और फिर आखिरकार सनी को लगा कि राक्षस का शरीर शिथिल हो गया है। एक क्षण बाद हवा में एक हल्की सी जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह सबसे सुंदर ध्वनि थी जो उसने कभी सुनी थी। आपने एक निष्क्रिय जानवर, माउंटेन किंग के लार्वा को मार डाला है। छाया दास। अध्याय 5, टूटी हुई जंजीरें। आपने एक निष्क्रिय जानवर, माउंटेन किंग के लार्वा को मार डाला है। सन्नी बेदम होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह मांस की चक्की से गुजरा हो। एड्रेनालाइन की बड़ी मात्रा भी सारे दर्द और थकावट को दूर नहीं कर सकती थी, और फिर भी वह प्रसन्न था। लार्वा को मारने की संतुष्टि इतनी अधिक थी कि वह मेमोरी न मिलने पर निराश होना भी भूल गया। एक स्वप्न क्षेत्र के निवासी के सार से जुड़ी विशेष वस्तु, जिसे कभी कभी विजयी जागृत व्यक्ति को मंत्र द्वारा प्रदान किया जाता था। एक जादुई तलवार या कवच का एक सूट अभी काम में आया होगा। लानत है, वह एक गर्म कोट के लिए भी समझौता कर लेगा। 3 सेकंड। आप 3 सेकंड और आराम कर सकते हैं, सनी ने सोचा। आखिरकार दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ क्षण बाद उसने खुद को होश में आने के लिए मजबूर किया और चारों ओर देखा, स्थिति का पता लगाने की कोशिश की। लार्वा मर चुका था, जो बहुत अच्छा था। हालांकि वह अभी भी उस जंजीर से बंधा हुआ था। चालाक गुलाम और विद्वान, दोनों मौत की तरह पीले, उन तीनों को कम से कम कुछ आवाजाही की आजादी दिलाने के लिए इसे सुलझाने में व्यस्त थे। कुछ दूर जमीन पर फटे हुए शव और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। अनेक दास मारे गए।
कुछ लोग किसी तरह भागने में सफल हो गए थे और अब भाग रहे थे। मूर्ख वे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि पता चला है, श्रृंखला किसी बिंदु पर 2 हिस्सों में टूट गई थी। यही कारण है कि जब सनी को घबराए हुए दासों द्वारा घसीटा जा रहा था तो यह अचानक ढीली हो गई। यदि उनकी बेड़ियों में कम परिष्कृत लॉकिंग तंत्र होता तो वह अब खुद को मुक्त करने का प्रयास कर सकता था। हालांकि प्रत्येक जोड़ी एक विशिष्ट लिंक से जुड़ी हुई थी। उन्हें अनलॉक किए बिना कोई भी कहीं नहीं जा रहा था। अत्याचारी पर्वतीय राजा संभवतः अलाव की चमकदार चमक से दृष्टि से छिपा हुआ था। हालांकि सनी पत्थरों के माध्यम से फैल रहे सूक्ष्म झटकों के साथ साथ उन गुलामों की हताश चीखों के कारण इसकी गतिविधियों को महसूस कर सकता था जो अभी तक नष्ट नहीं हुए थे। नीचे 1 या 2 लोगों के क्रोधित स्वर भी सुने जा सकते थे, जिससे पता चलता है कि कुछ सैनिक अभी भी जीवित थे और इस राक्षसी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस चीज ने उनका ध्यान सबसे अधिक खींचा वह यह था कि कई क्षत-विक्षत शरीर हरकत करने लगे थे और लार्वा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक के बाद एक 4 और लाशें धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। प्रत्येक जानवर पहले वाले जानवर की तरह ही घृणित लग रहा था और थोड़ा भी कम घातक नहीं था। निकटतम सनी से मात्र मीटर की दूरी पर था। सब बेकार है, उसने सोचा। और फिर कमजोरी से, मैं जागना चाहता हूँ। जैसे ही हवा में अजीब क्लिक गूंजने लगा, जानवरों में से एक ने अपना सिर 3 गुलामों की ओर घुमाया और अपने नुकीले दांत चबाने लगे। शिफ्टी प्रार्थना करते हुए अपनी गांड के बल गिर गया, जबकि स्कॉलर अपनी जगह पर स्थिर हो गया। हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश में सनी की आंखें जमीन पर टिक गईं। लेकिन ऐसी एक भी चीज नहीं थी जिसका वह उपयोग कर सके। तीखेपन से भरपूर, उसने बस पोरों के चारों ओर एक लंबी चेन लपेट ली और अपनी मुट्ठियां ऊपर उठा लीं। मेरे पास आओ, कमीने। लार्वा पंजों, नुकीले दांतों और आतंक की लहर के साथ अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। सनी के पास प्रतिक्रिया देने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक फुर्तीला व्यक्ति उसके पास से गुजरा और एक तेज तलवार हवा में चमक उठी। एक ही बार में राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने पलकें झपकाई। वह क्या था? स्तब्ध होकर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी बाईं ओर देखा। वहां वीरतापूर्ण भाव के साथ वह सुंदर युवा सैनिक खड़ा था जिसने एक बार उसे पानी पिलाया था। वह थोड़ा गंभीर होने पर भी शांत और संयमित दिख रहा था। उसके चमड़े के कवच पर गंदगी या खून का एक भी धब्बा नहीं था। वह है। बहुत बढ़िया, सनी ने खुद को पकड़ने से पहले सोचा। पोसर, मेरा मतलब है कि वह एक पोजर है। एक संक्षिप्त सिर हिलाकर सैनिक शेष 3 लार्वा का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक पलटा और सनी की तरफ लंबी नजर से देखा। फिर एक तेज गति के साथ युवा योद्धा ने अपनी बेल्ट से कुछ निकाला और सनी की ओर फेंक दिया। अपने आप को बचाएं। इसके साथ ही वह राक्षसों से लड़ने चला गया। सनी ने सजगता से उस वस्तु को पकड़ लिया और सैनिक को जाते हुए देखा। फिर उसने अपनी नजरें नीचे की और उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई चीज का अध्ययन किया। यह एक छोटी और संकरी लोहे की छड़ थी जिसके सिरे पर सीधा मोड़ था। एक चाबी। यह एक कुंजी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह बेड़ियों की कुंजी है। युवा सैनिक और लार्वा के बीच शुरू हुई भीषण लड़ाई पर एक आखिरी नजर डालते हुए सनी एक घुटने पर बैठ गया और बेड़ियों को घुमाने लगा और अपने हाथ को चाबी डालने के लिए उपयुक्त स्थिति में लाने की कोशिश करने लगा। उसे यह समझने में कुछ प्रयास करने पड़े कि अपरिचित ताला कैसे काम करता है, लेकिन फिर आखिरकार एक संतोषजनक क्लिक हुआ और वह अचानक मुक्त हो गया। ठंडी हवा उसकी लहूलुहान कलाइयों को सहला रही थी। सनी ने उन्हें रगड़ा और आंखों में गहरी चमक लेकर मुस्कुराया। बस आप अभी इंतजार करें। एक पल के लिए उसके दिमाग में हिंसा और बदले की भावनाएं भर गईं। लड़का यहाँ पर। शिफ्टी उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हवा में हाथ हिला रहा था। सनी ने कुछ समय के लिए उसे मरने के लिए छोड़ देने पर विचार किया, लेकिन फिर इसके खिलाफ फैसला किया। संख्या में ताकत थी। इसके अलावा शिफ्टी द्वारा जान से मारने की पिछली धमकियों और समग्र अप्रियता के बावजूद सनी को एक साथी गुलाम को जंजीरों में छोड़ना बुरा लगता होगा, खासकर जब से उसे मुक्त करने में कुछ भी खर्च नहीं होगा। वह जल्दी से अन्य 2 दासों के पास गया और जल्दी से उनकी बेड़ियां खोल दी। जैसे ही शिफ्टी फ्री हुई, उसने सनी को दूर धकेल दिया और पागलों की तरह हंसते हुए थोड़ा डांस किया। आह, आखिरकार आजाद। भगवान हमें देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। विद्वान अधिक आरक्षित था।
उसने कृतज्ञतापूर्वक सनी का कंधा दबाया और आगामी लड़ाई की ओर तनावपूर्ण दृष्टि डालते हुए मंद मंद मुस्कुराया। 3 में से 2 लार्वा पहले ही मर चुके थे, तीसरे के पास एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। युवा सैनिक प्राकृतिक रूप से जन्मे योद्धा की सुंदर तरलता के साथ आगे बढ़ते हुए इसके चारों ओर नृत्य कर रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भागो! शिफ्टी ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोक दिया। मेरे दोस्त, यदि आप फिर से सलाह कहते हैं, तो मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं आपका सिर काट डालूंगा। दोनों गुलाम एक दूसरे को खुली शत्रुता की दृष्टि से देखते थे। एक क्षण बाद विद्वान ने अपनी आंखें नीची कर ली और आह भरी। अगर हम अब भागेंगे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्यों? बूढ़े गुलाम ने बस ऊंचे अलाव की ओर इशारा किया। क्योंकि उस आग के बिना हम रात खत्म होने से पहले ही जम कर मर जाएंगे। जब तक सूरज नहीं उगता, भागना आत्महत्या है। सनी ने कुछ नहीं कहा, यह जानते हुए भी कि स्कॉलर सही था। दरअसल लार्वा का गला घोंटने के बाद ही उसे इसका एहसास हुआ। माउंटेन किंग चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, इस जमे हुए नरक में अलाव अभी भी उनकी एकमात्र जीवन रेखा थी। यह वैसा ही था जैसा चौड़े कंधों वाले गुलाम ने कहा था, भगवान उसे शांति दे। उन्हें मारने की किसी को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मौका मिलने पर पहाड़ खुद ही यह काम कर देता। तो क्या? मैं वैसे भी उस राक्षस द्वारा खाए जाने की तुलना में ठंड में मरना पसंद करता हूँ। उल्लेख नहीं है उन चीजों में से एक में बदल जाना। शिफ्टी बहादुर होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई दृढ़ विश्वास नहीं था। उसने पत्थर के मंच के आसपास के अंधेरे पर नजर डाली और एक छोटा कदम पीछे हटने से पहले कांप उठा। इस बिंदु पर तीसरा लार्वा बहुत पहले मर चुका था और युवा सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह संभवतः अलाव के दूसरी ओर लड़ाई में शामिल होने गया था, 3 दासों को पत्थर के मंच के पहाड़ी हिस्से पर अकेला छोड़कर। विद्वान ने अपना गला साफ किया। राक्षस उन लोगों से तृप्त हो सकता है जिन्हें उसने पहले ही मार डाला है। इसे पराजित किया जा सकता है या साम्राज्यवादियों द्वारा भगाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अगर हम यहाँ रहते हैं, तो हमारे पास जीवित रहने का मौका है, भले ही छोटा हो। लेकिन अगर हम भाग जाते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित होगा। तो हम क्या करें? विद्वान के विपरीत सनी को यकीन था कि माउंटेन किंग केवल अधिकांश दासों को मारने से संतुष्ट नहीं होंगे। नहीं, उसे विश्वास था कि नश्वर लोगों का एक समूह वास्तव में इसे हराने में सक्षम होगा। भले ही वे सामान्य लोग नहीं थे, लेकिन जागृत थे। एक अत्याचारी के साथ लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई आसानी से बच सके, जीतना तो दूर की बात है। लेकिन अगर वह जीना चाहता है, तो उसे किसी भी तरह उस चीज से छुटकारा पाना होगा। चलो एक नजर डालते हैं। शिफ्टी ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो किसी पागल को देख रहा हो। क्या तुम पागल हो? तुम उस जानवर के करीब जाना चाहते हो? सनी ने उसे घूर कर देखा, फिर कंधे उचकाए और उग्र राक्षस की दिशा में चला गया।